उसके साथ ही इस आयोजन में शामिल सभी अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ में मेरे जो किसान भाई हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मुझे ही बोलने का समय दिया है। मैं किसानों की ओर से राय देना चाहूंगा कि आज तक जो व्यवस्थाएं चल रही आ रही है उनमें बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन किसके लिए क्यों जरूरी है उस पर विचार करने से ज्यादा किसानों के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर ज्यादा विचार करना जरूरी है। आइए मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा। डोडा चूरा, डोडा चूरा किसानों के गले की फांस भी है तो अधिकारियों के गले की फांस भी है। जो किसान अफीम उपज पैदा करते हैं और अफीम ला करके सरकार को जमा करा देते हैं, यानी कि जो लोहे चिरे की खेती करते हैं, मान्यवर उस बिंदु पर विचार करना जरूरी है। लोहे चिरे करने के बाद में हम आपको अफीम जमा करा देते हैं तो जो डोडा चूरा बचता है उसका नष्टीकरण का सारा दायित्व आबकारी विभाग का होता है। निवेदन करना चाहूंगा, आबकारी विभाग का होता है। लेकिन जब वो डोडा चूरा कहीं से पकड़ लिया जाता है तो वो डोडा चूरा नारकोटिक्स एक्ट के मुकदमे में फंसाया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब डोडा चूरा में कोई कोडिन सल्फेट नहीं बचती है, कोई मार्फिन की मात्रा नहीं बचती है, कोई अफीम की मात्रा नहीं बचती है और उसके नष्टीकरण का सारा दायित्व आबकारी विभाग का होता है, तो फिर वो प्रकरण नारकोटिक्स एक्ट के तहत क्यों दर्ज होता है? इस बिंदु पर विचार क्यों नहीं किया जाता है? उसके तहत जो मुकदमा होना चाहिए वो आबकारी विभाग में होना चाहिए, उसके इन्वेस्टिगेशन का विषय आबकारी विभाग को होना चाहिए, नारकोटिक्स विभाग को नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर नारकोटिक्स विभाग अगर कोई भी रिपोर्टिंग करता है तो पहले ये देखे कि जो डोडा चूरा है वो चुराई किया हुआ है या नहीं है। क्योंकि जनरली जो किसानों के साथ में होता है या जो डोडा चूरा पकड़ में आता है उसको सिर्फ डोडा चूरा मान करके रिपोर्टिंग हो जाती है और नारकोटिक्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि डोडा चूरा जो लोहे चिरे किया हुआ है उसको नारकोटिक्स एक्ट से हटा करके आबकारी विभाग को दिया जाए। दूसरी चीज, डोडा चूरा का मूल्य कैसे तय होता है? डोडा चूरा जब आपकी टीम पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ती है या कोई भी विभाग पकड़ता है तो साहब उस डोडा चूरा मान लो 1 क्विंटल पकड़ा तो उसकी जो कीमत लगी जाएगी वो 5 लाख रुपए लगी जाएगी। जबकि आपके द्वारा किसानों को जो दे कीमत की गई है वो मात्र 200 रुपए प्रति किलो की गई है, वो भी बिना लोहे चिरे का। यानी कि एक तरफ तो आप खुद अंतरराष्ट्रीय कीमत तय करते हो कि इस अंतरराष्ट्रीय कीमत में 1 किलो डोडा चूरा की कीमत है वो 5,000 रुपए प्रति किलो है, तो फिर किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? ये विषय मैं आपके साथ छोड़ रहा हूं कि ऐसा विषय जिससे किसानों के साथ में अन्याय हो। 200 रुपए किलो में अगर डोडा चूरा पैदा करके आपको तक पहुंचा रहा है किसान, तो ये किसान की बलवंसाद है, ये किसान का विशाल हृदय है कि वो बिना कुछ लिए हुए आप तक वो उपज ला करके पहुंचा रहा है। सबसे आज दिन तक का जितना भी इतिहास रहा है, सरकारें रही हो, विभाग रहे हो, लेकिन उन सारी में किसानों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। आज भी किसानों की झोपड़ी टूटी हुई है, आज भी किसानों की धोती फटी हुई है, चप्पल पहने हुए नहीं है। उसका कारण क्या है? जबकि आपके सरकार के जितने भी नुमाइंदे हो या विभाग के जितने भी नुमाइंदे हो उनके बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। साहब हमें बड़े बंगले की जरूरत नहीं है, हमारी जो टूटी झोपड़ी है उस पर टाट तो कम से कम अच्छी लग जाए, ऐसी मैं जरूर आपसे आशा करता हूं। इसके साथ ही अफीम का मूल्य एक बहुत बड़ा विषय है कि मैंने सुना है कि 92 के बाद में जब अफीम नीति आई उसके बाद में 2002 में इसका मूल्य निर्धारण हुआ, उसके बाद में आज तक कोई मूल्य निर्धारण नहीं हुआ। जिस समय 2002 में सोना 4,000 रुपए तोला था, गवर्नमेंट के कर्मचारी की तनख्वाह मात्र 7,000 रुपए थी, किसान की मजदूरी या लेबर की जो थी वो 30 रुपए पर डे थी। उस समय 1200 से लेकर के 2500 रुपए अफीम का मूल्य तय किया गया। आज लेबर 500 रुपए से कम नहीं मिलती, सोना 75,000 रुपए किलो है, चांदी 70,000 रुपए किलो है और गवर्नमेंट कर्मचारी की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। तो फिर किसानों के अफीम का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा? क्या किसानों के उपज में कोई नया मूल्यवर्धन नहीं होना चाहिए? इन विषयों पर भी सभी को चर्चा जरूर करनी चाहिए और किसानों की बात का समर्थन करते हुए किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। उसके साथ ही एक मार्फिंग नीति मैंने पहली बार सुना है। इस विभाग में आने के बाद मैंने देखा है कि उस सब्जेक्ट में हम सब फेल होते हैं जिस सब्जेक्ट का वो सिलेबस नहीं होता है। समान जिस सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं उस सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं होता है। यानी कि मार्फिंग आपका विभाग भी नहीं जानता, किसान भी नहीं जानते और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते कि मार्फिन कैसे पैदा होती है। किसान
पूरी मेहनत और लगन के साथ में माल लाकर के सरकार को सुपुर्द करता है, विभाग को सुपुर्द करता है, और विभाग मात्र ये कह करके कि साहब आपकी मार्कशीट नहीं बैठी। मार्कशीट कैसे नहीं बैठी इसका उत्तर आपके पास में भी नहीं है, तो कैसे बैठनी चाहिए थी इसका उत्तर हमारे पास में भी नहीं। तो मार्कशीट बिना सिलेबस का कोर्स है, उसको इस सिलेबस से हटाया जाए, और जो औसत है किसान ज्यादा ये कर सकता है कि अपनी पूरी मेहनत करें, पूरी लगन के साथ में आपको अच्छी उपज दे। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जब हम आपको माल बोलते हैं, मान लीजिए 10 साल में से मैंने 9 किलो माल बोला, उसमें आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, WF फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां तक आप लाइन देते हैं, मतलब क्लास देते हैं। क्लास के बाद में जो माल बचता है वो शुद्ध माल होता है। मान लीजिए 9 किलो में से मेरा 2 किलो माल कट गया और 7 किलो माल बचा, तो 7 किलो माल तो क्या मेरा शुद्ध नहीं, मेरा माल 7 किलो शुद्ध है। तो फिर वहां पे क्लास क्यों कि मान लीजिए 6 किलो से कम माल दिया तो आपको 1200 रुपए किलो प्रति किलो मिलेगा, आपने 8 किलो माल दिया तो आपको 1500 रुपए किलो मिलेगा, आपने 10 किलो माल 9 किलो माल दिया तो आपको 2500 रुपए किलो देगा। जब हमारा माल सेम है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का रहा है, तो फिर उसमें क्लास क्यों दी जाती है? उस क्लास को समाप्त करें और आप जो माल हमारा बच्चा है उसी माल पर पूरा एक पेमेंट तय करें कि साहब आपको 5000 रुपए किलो दिया जाएगा, 10,000 रुपए किलो दिया जाएगा, 25,000 रुपए किलो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। उसके बाद में किसानों की कहां समझ आ रही है?